सबक याद कर लिया राजू? हाँ दादाजी। तो फिर सुनाओ बेटा। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब पश्चिम उत्तर धाए, घूम घाम फिर घर को आए। अरे वाह! देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अरे वाह वाह वाह! काशी की माँ, सुनती हो कितनी अच्छी कविता है। इसीलिए काशी विश्वनाथ, सुरेंद्र और कैलाश को भी बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास पसंद नहीं आया। भला पसंद कैसे आता? वो तो एक चिड़िया के चार बच्चों जैसे ही है ना, पंख निकलते ही उड़ निकले और जिधर उनके सींग समाये चले गए। और वो चारों अपने बहुओं के साथ आज ही गांव लौट रहे हैं। क्यों राजू? हाँ दादाजी। बेटा तुमने सबको ठीक ठीक लिख दिया था ना, जैसा मैंने बताया था? जी हाँ दादाजी, अपना प्रणाम और आपका और दादी जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने ही तो मुखिया जी से दोबारा वह सारे पत्र पढ़वाए थे या नहीं? हाँ बेटा, वो तो पढ़वा लिए थे। तू तो अब अपने भी कान काटने लगा है। मैंने पूरी का आटा गूंथ लिया है, रायते की लौकी भी कस ली है, सब्जी तैयार है, हलवा बाद में बना लूंगी। बाद में क्यों पर्वतिया? भला ठंडा हलवा कैसे भाएगा? वो क्या रायता है जो ठंडा ही अच्छा लगे है? मैं कहूँ हूँ, बुढ़ापे में तुम्हारी भी बुद्धि सठिया गई है क्या? ठीक कह रही है पर्वतिया, मैं समझ गया। क्यों ना बेटा राजू? जी हाँ दादाजी। और लो सुनो, तूने भी हाँ में हाँ कर दी। आप ही तो कहते थे दादाजी कि जो बड़े कहें उसमें हाँ में हाँ मिला देना चाहिए। लेकिन बेटा हाँ में हाँ अच्छी बात में मिलाना चाहिए, बुरी बात में नहीं। तू सठियाने का मतलब भी समझता है? जी नहीं दादाजी। स्कूल में तुझे तेरे मास्टर ने नहीं पढ़ाया? जी नहीं दादाजी, हमारे मास्टर साहब तो आते ही 11 बजे हैं, फिर कुर्सी पर बैठकर 2 ढकारे लेते हैं, घंटे 2 घंटे को सो जाते हैं और जैसे ही आँख खुलती है हाँ? बड़े रौब से कहते हैं, बच्चों पुस्तक निकालो, मैं आगे का सबक पढ़ाता हूँ। बेटा ये तो तूने कभी हमें बताया ही नहीं। मैं तेरे मास्टर की शिकायत हेड मास्टर से कर देता। हाँ, और जब हेड मास्टर साहब पूछते कि आपसे किसने कहा, तो आप बोलते मेरे राजू ने। मैं चुगलखोर ना कहलाता दादाजी। काशी के बाबू ठीक ही तो कह रहा है बेचारा। जब ये सठिया जाएगा तो इसे पता चलेगा, है ना? तब तक क्या हम दोनों बैठे रहेंगे जब तक हम स्वर्गवासी हो चुके होंगे। स्वर्ग या नरक, मगर यहाँ इस दुनिया में नहीं होंगे। क्यों बेटा राजू? स्वर्ग और नर्क कहाँ है? भूगोल में तो है नहीं। अमेरिका, लंदन, चीन, जापान सब कुछ तो है, मगर स्वर्ग और नर्क मानचित्र में भी नहीं है। फिर अभी परसों ही तो नए मानचित्र मिले हैं। क्या वहाँ बैलगाड़ी, रेलगाड़ी या बस जाती है? वहाँ जाने के लिए सवारी नहीं चाहिए बेटा। भगवान जब बुलाएंगे तभी फौरन चले जाना पड़ेगा। दादाजी, आप मरने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं दादाजी, बुरी बात सवेरे नहीं मुंह से निकालनी चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, नहीं। आप मरना क्यों चाहते हैं दादाजी? बोलिए ना। आप मर जाएंगे तो मुझे कौन चूमेगा? मुझसे सबक कौन सुनेगा? मुझसे चिट्ठियाँ कौन पढ़वाएगा? अरे बेटा, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। वो मसल है ना, बाप दादा जिंदा रहते तो एक फौज बन जाती। तुम भी काशी के बापू सवेरे सवेरे किस गोरख धंधे में पड़ लिए? जब तक पूजा पाठ से फरागत हो लो तो काशी और उसकी बहू भी आते ही होंगे। अरे भगवान, गंगा नहाने गया तो वहीं पूजा भी कर ली। मगर रामायण तो यही थी, तुलसी के चबूतरे पर। रामायण तो मुझे हिब्स हो गई है पर्वतिया, बोल सुनेगी? चलो जलपान कर लो। मुझे आज भूख नहीं है, राजू को जलपान करा दो। राजू बेटा, तू जलपान कर लेना। नहीं दादी माँ, आज पिताजी और माँ के आने की खुशी में मुझे भी भूख नहीं है। आपको भूख है दादाजी? नहीं बेटा। तो फिर मैं सबक याद करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो नगर वासियों को इतनी खुशी हुई कि वह खाना पीना भूल गए। उन्हें अपने तन मन की सुध बिसर गई और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए इकट्ठे हो गए। और जैसे ही पुष्पक विमान नीचे उतरा, दीनानाथ दादा, तुम्हार बिटवा और होकर बहू का बंबई से आए हैं। रामधुन, ठहर ठहर, मैं सामान उठा लूं। अरे दादा, हमार होते भाई काहे को उठाओगे सामान? रामधुन काका राम राम। अरे जीते रहो बिटवा, जीते रहो। आज स्कूल नहीं गया?
रामधन काका, आज तो इतवार है, आज स्कूल की छुट्टी, आज खेत की भी छुट्टी। खेत की छुट्टी? खेत की छुट्टी कौने कारण बिटवा? फसल कट गई रामधन काका। हमको नहीं बताया। पाए लागू पिताजी। पाए लागू पिताजी। सदा सुखी रहो। बहू सौभाग्यवती हो, दूधो नहाओ, पूतों फलो। काशी की माँ, इन्हें शरबत पिलाओ। जब तक रामधुन सामान उठा के लाता है उसके लिए भी शरबत का एक गिलास लेती आना। वो भी स्टेशन से थका मांदा आ रहा है ना। उसे तो मैं खुद ही पिलाने वाली थी। आज 100 बरस में पहली बार बुद्धि की बात कही है तूने, जो है सो पर्वतिया। तो तुम क्या समझते हो, बुद्धि का ठेका क्या तुम्ही ने ले रखा है? पाए लागी पिताजी, पाए लागी अम्मा। जीते रहो। जीते रहो बेटा। राजू, दादाजी और दादी जी का कहना मानते हो ना? अरे बड़ा लायक बेटा है। सवेरे उठते ही हम दोनों के पांव पड़ता है, फिर नहाता धोता है, जलपान करता है और पढ़ने बैठ जाता है। बाद को व्यायाम करने जाता है। आज तुम दोनों के आने की खुशी में जलपान भी नहीं किया इस बेचारे ने। जा राजू बेटा, जलपान कर ले अब। नहीं दादाजी, मैं अभी शरबत पी लूंगा, फिर सबके साथ भोजन करूंगा। जैसी तेरी इच्छा मेरे लाडले, पहले शरबत पी ले बेटा। हाँ हाँ माँ जी। तू भी शरबत पी ले बहू, और राजू को भी शरबत पिला दे। अच्छा माँ जी, लो मैं भी पूरियां बनवाती हूँ। अरे शाम को हाथ बटाना, अभी तो 5 प्राणी हैं, शाम तक तेरे देवर और देवरानियां भी आ जाएंगे। अब जा बहू रानी, तू नहा धो ले और काशी को भी नहाने धोने भेज दे। मैं माँ जी अभी गंगा जी में डुबकी लगा कर आता हूँ। आज घर में ही कौआ स्नान कर लो, घर में तेरे और बहू के लिए काफी पानी है। शाम को भी तो जरूरत पड़ेगी पानी की माँ जी। गांव आ गया हूँ तो जी भर के स्नान करूंगा। ये बम्बई थोड़ा ही है। क्यों, क्या बम्बई में नहाने को नहीं मिलता? मिलता क्यों नहीं माँ जी, मगर लाइन लगानी पड़ती है। लाइन? कैसी लाइन? नल की लाइन, नहाने वाले 25 और नल कुल 1, टटी परागत की लाइन, बस की लाइन और फिर ड्यूटी कार्ड की लाइन। हाँ माँ जी, मिल में ड्यूटी कार्ड ना हो तो गैर हाजिरी लग जाती है। और बहू रानी कैसे गुजारा करती थी? मैं तो माँ जी सवेरे 5 बजे उठती थी घड़ी से। घड़ी से? हाँ दादाजी, ये रात को अलार्म लगा देते थे। जैसे ही अलार्म टिनटिनाता मैं फौरन बंद कर देती थी। 2 चुल्लू मुंह पे मारे कि फरागत के लिए चली जाती। उस समय नल पर एक आधी औरत होती, बस कौआ स्नान करके। कौआ स्नान? जल्दी जल्दी नहाने को और क्या कहा जाएगा। नहा के दूध लाती, बाजू में ही तबेला है, फिर चाय रखती और फिर इनके लिए खाना तैयार करती। मगर हमेशा सवेरे की ड्यूटी न होती, कभी दोपहर की, कभी रात की। रात की ड्यूटी होती तो ये खटखट नहीं होती। उन हफ्तों में सवेरे 5 बजे अलार्म तो लगाना ही पड़ता, क्योंकि बाद में नल पे लाइन लग जाती। अब बम्बई जाकर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं खेती बाड़ी करो, समय से उठो, समय से सो। वो घड़ी लाई है बहू रानी? हाँ, उस सामान में है दादाजी। आपको किसी दिन उठना हो तो अलार्म लगवा लेना अपने बेटे से। ठीक है बहू रानी, मुझे कौन सी मिल में ड्यूटी बजाने जाना है। जाओ बहू रानी, स्नान कर लो। काशी शरबत पी के गंगा नहाने गया है। राजू भी अपने पिता के संग गंगा नहाने गया है। दोनों खूब गंगा जी में तैरेंगे, 1 घंटे बाद लौटेंगे। बैठे राजसभा सब जाई, पठिए बोले भरत 2 भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीट धर्म में बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीन जस बरनी। भूप धर्म व्रत सत्य न रहा, यही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। पिताजी रुक क्यों गए? आगे चलिए पिताजी। बंबई में तो पेट के लिए धर्म कर्म की भी फुर्सत नहीं थी। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नैन पुल क्यों मुनिराऊ। बहुरी लखन सिय प्रीत बखानी, लोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वो शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। आहा,
मैं आत्मविभोर हो गया पिताजी। सटीक में यही तो लाभ है। हाँ बेटा, अब अंतिम दोहा सुनाकर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। हाँ। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विद्या। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, भरत सुनो बेटा, होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चारा भाइयों की जय। दशरथ जी की कोई जय नहीं बोलता पिताजी। अरे उनकी जय बोलने से और भी पुण्य होता है कैलाश। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। अब दादाजी रामायण को तुलसी के चबूतरे के अंदर रखाऊं? हाँ बेटा, थक गया हूँ, रखा। मैं खाना परोसती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह तो रामायण सुनने से पहले ही धो लिए थे माँ जी। मैं पीढ़े डालता हूँ चाचा जी। मैं पानी की सुराही और गिलास ले आता हूँ राजू। अरे ये काम तो राजू भी कर लेगा। नहीं पिताजी, ये मद्रास थोड़ी है जहाँ हर काम स्वयं करना पड़ता है। और ना ये दिल्ली है जहाँ हर काम मिलजुल के करना पड़ता है। यही तो मैं भी कहना चाहता था माँ जी। आज छक के खाओ और सारी रात टांगे पसार कर आराम से सो। यहाँ की खुली हवा में बड़ी गहरी नींद आती है भैया। कोई चिंता होगी तो नींद नहीं आएगी, चिंता सापित कोई नहीं खाया। अब सब बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? ले, तुझे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है ना, ले विश्वनाथ, तुझे 2 गुना दे रही हूँ। हाँ, बचपन में यही सब बच्चों से ज्यादा चटोरा था। खीर तो ऐसे सड़प कर जाता था जैसे हाथी गन्ने का रस। तभी तो चारों भाइयों में हृष्ट पुष्ट था। चाचा जी, आज आला सुनने चौपाल नहीं जाना है क्या? क्यों पिताजी? क्यों नहीं, तू भी चलेगा राजू? हाँ पिताजी, दादाजी और दादी जी मुझे अकेले नहीं जाने देते थे। आप ही बताइए, यहाँ गांव में किसका डर है? मगर बेटा, तेरे पिताजी अपने तीनों भाइयों के साथ जाया करते थे, एक दिन भी कोई अकेला नहीं जाता था। मैं अकेला ही 4 के बराबर हूँ। मुझे हनुमान का इष्ट है। जरा भी डर लगा कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ठीक है बेटा, हनुमान चालीसा से आत्मशक्ति मिलती है। और फिर ये गांव बंबई तो नहीं है जहाँ अंधेरी गलियों में राह चलते लोगों को अकेला पाकर कोई ना कोई छुरा भौंकने को तैयार रहता है। हाँ, और ना ये दिल्ली है जहाँ रातों रात दिन दहाड़े राह चलतों की जेबें कतर लेते हैं लोग। और ना ये कलकत्ता है जहाँ राह चलते इंसान को बहकाने के लिए हर नुक्कड़ पर मौजूद रहते हैं। और ना ये मद्रास है जहाँ हर राह चलते इंसान के साथ उस जैसा ही दूसरा इंसान चांदी के चंद टुकड़ों के लिए उसकी जान तक ले डालने पर आमादा हो जाता है। ये शहर पुराण यही खत्म कर दो तो अच्छा है। अब तुम्हें कौन से शहर में जाना है, क्यों राजू? जी हाँ दादाजी, तभी तो कह रहा हूँ कि आला सुनने को चलना चाहिए। तुम लोगों ने हर शहर की बुराई ही की, किसी ने भूल से एक तारीफ भी नहीं की। कोई अच्छी बात भी है शहर में। एक छोटी सी कोठरिया में बाल बच्चों के साथ रहो, नहाने फरागत बस और ड्यूटी कार्ड की लाइनें लगाओ, छुरे खाओ, जेब कतरवाओ, पगड़ी टोपी दो, एक कोठरिया के लिए। मैं तुम चारों से पूछूं हूं कि फिर शहर तुम लोग गए ही क्यों? हाँ पिताजी, मालूम होता कि शहर में ये सब बुराइयां हैं तो मैं कभी ना जाता, औरों को मालूम नहीं। सच पिताजी, मैंने बंबई में 10-20 लाख गांव के लोगों को देखा है। कोई पटना, कोई इलाहाबाद, कोई कानपुर, कोई लखनऊ, तो कोई भागलपुर का है। हाँ पिताजी, मालवे के बहुत कम लोग दिखाई दिए। शहर में कोई अच्छी बात भी है? जी हाँ पिताजी, इन शहरों में बस एक ही बात अच्छी है, वो ये कि हट्टे कट्टे आदमी को रोटी और रोजी के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। हाँ, और पिताजी पढ़ा लिखा हो तो फिर क्या बात है, यूं समझिए सोने में सुगंध। और हाथ में हुनर हो जैसे बढ़ाई दर्जी, तो फिर क्या कहने हैं, चटमंगनी पट ब्याह। अरे डॉक्टर, हकीम या वैद या इंजीनियर हो तो फिर तो पौ 12, यानी 5 घी में और सर कढ़ाई में। यही समझ लो पिताजी। फिर सुरेंद्र, तू अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना है। यही तो सोचा करता हूँ पिताजी। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी भीख समान। पिताजी, हम चारों चाकरी के लिए बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की धूल चाट आए, कष्ट झेले, निरादर सहा और इस पापी पेट को भरा, मगर कुछ बचा नहीं पाए।
मैंने तो तुम चारों से जाते वक्त भी कहा था कि खेती बाड़ी करो भैया, मगर किसी ने इस बूढ़े की बात ही नहीं सुनी। तुम चारों ने सोचा गांव में रहते रहते मेरी बुद्धि भी गंवार हो चुकी है। अब कोई शहर वहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ काशी की माँ, आज तुमने 100 बरस में बुद्धि की बात कही है। मैंने तो 100 बरस से बुद्धि की बात कह रही हूँ, पर तुम्हारी और तुम्हारे लाडले बेटों की समझ में नहीं आई मेरी बात, जैसे चिकने घड़े पर पानी। ठीक कहती हो पर्वतिया, हम लोगों की बुद्धियों पर तो ताले ही पड़े हुए थे बड़े बड़े। लेकिन पिताजी 6 एकड़ में सबका गुजारा कैसे होता? इसीलिए तो हम लोग पढ़ लिख कर शहर की तरफ सरपट भागे। जैसे गीदड़ को मौत आती है तो वो सीधा शहरी की तरफ भागता है। कुशल यह है कि 4 टांग वाले गीदड़ न होकर 2 टांग वाले गीदड़ थे, जिसे लोग इंसान पुकारते हैं, जिसके 2 टांग और 2 हाथों के अलावा थोड़ा सा भेजा भी होता है। और कुशल से सब घर वापस आ गए। मैंने तो सत्यनारायण भगवान की कथा बोल रखी है। बेटा काशी, कल पुरोहित जी के घर जाना और पूछ के आना कि कथा के लिए कौन सी साइट अच्छी है। जी, वो पुरोहित जी आज आला सुनने आएंगे और मैं उनसे आज ही रात को पूछ लूंगा। तो ठीक है, मगर कथा की तैयारी भी तो तुम ही लोगों को करनी है। पुरोहित जी को कथा बांचने और उसके बाद भोजन का न्योता भी दे आना। ये भी कोई याद दिलाने वाली बात है माँ जी। तो लो, फिर खाना खा लो और आराम से जाकर आला सुनो। मेरी छोटी थाली दादी जी। अरे सब्र कर बेटा, तुझे छोटी थाली में ही खाना परोसूंगी। मैंने तेरे लिए 2-3 छोटी छोटी कटोरियां भी खरीद रखी हैं मेले से। ठीक है दादी जी, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए पिताजी, फिर आला सुनने चलेंगे पिताजी, चाचा जी, दादाजी। आप? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। बचपन से जवानी और इस बुढ़ापे तक ही आला सुनी है। तू जाके अपने पिताजी और चाचाओं के साथ आला सुन ले। और बेटा राजू, खाना हमेशा आराम से खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। जल्दी करने से भगवान नाराज हो जाते हैं और अगले जन्म में भगवान भी जल्दी जल्दी में होते हैं। तूने देखा है, किसी बच्चे के एक पाँव नहीं तो किसी बच्चे के हाथ नहीं, किसी बच्चे के तो दोनों हाथ पाँव ही गायब होते हैं। यानी गुल भगवान बनाना ही भूल गया। ठीक है दादाजी, मैं खूब आराम से भोजन करूंगा। आला का क्या, जहाँ से भी सुन लो अच्छी ही लगती है। हाँ, और फिर आला शुरू होने में बहुत देर है बेटा, कम से कम 1 घंटा है। दादाजी आपको कैसे मालूम? बेटा मैं भी जब तेरे जितना था तब मुझे भी आला सुनने का बहुत चाव था, बहुत चाव। तेरे परदादा यानी मेरे पिताजी को रात के खाने के बाद चैन से नहीं बैठने देता था। खाना जल्दी जल्दी खा के उनसे जिद करता और उन्हें मुझे आला सुनने को ले आना ही पड़ता था। और आप भी छोटी ढाल और तलवार लेना चाहते थे? हाँ बेटा, बल्कि मैंने न सिर्फ छोटी ढाल और तलवार ही ली थी, बल्कि एक कवच भी, एकदम छोटा कवच। कवच क्या होता है दादाजी? कवच बारीक लोहे की जंजीर से बना होता है बेटा, उससे शरीर पर घाव नहीं लगने पाता। इसीलिए आला उदल और लाखन कवच पहनकर ही लड़ा करते थे। अब वह ढाल, तलवार और कवच कहाँ हैं दादाजी? अरे वो तो बचपन में ही टूट फूट गया। आखिर तो वो खिलौने ही थे, कब तक चलते। और जब जवान हुआ तो भला वो छोटा सा कवच मेरे शरीर पर कैसे चढ़ता, तू ही बोल। जैसे कपड़े छोटे हो जाते हैं, ऐसे तो कवच भी छोटा हो गया होगा। हाँ बेटा। तो मुझे नहीं चाहिए छोटी ढाल और तलवार, वह तो टूट फूट जाएगी। और कवच भी नहीं चाहिए, वह भी कपड़ों की तरह तंग हो जाएगा। हाँ बेटा, 100 बरस में तूने आज बुद्धि की बात की है। हाँ। यही कहना चाहते हो ना दादाजी? हाँ। ये तो आप दादी जी से कहते रहते हैं। हाँ बेटा, आदत जो बुरी पड़ गई है। दादाजी एक बात कहूँ, आप डांटेंगे तो नहीं मुझे? नहीं बेटा, तेरे तो 7 खून माफ हैं। कह डाल, क्या कहना चाहता है? मन की बात कह देना चाहिए, वरना मन में बोझ बना रहता है। बुरी आदतें दादाजी छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अब से राजू तू तो मेरे भी कान काटने लगा। हाँ दादाजी, इसीलिए मैंने आपसे माफी मांग ली थी। ठीक है बेटा, ठीक है। ले राजू बेटा, थोड़ा रायता और ले ले। हाँ ले ले बेटा। और नहीं चाहिए दादी जी। तो भात क्या रूखा ही खाएगा बेटा? ठीक है दादी जी, इस छोटी कटोरी में डाल दो। ये ले बेटा। दादी जी ये नई कटोरियाँ बहुत प्यारी हैं। परसों ही तो मेले से लाई हूँ और आज तेरे लिए उसी में रायता और सब्जी परोसी है। दादी जी आप कितनी अच्छी हैं। भगवान सब बच्चों को आप जैसी दादी जी दें। अरे पिताजी आपने तो भात खाया ही नहीं। वो भूख नहीं है राजू बेटा। अरे काशी, जब मैं तेरी उम्र का था तो 16 पूरी खा लेता था। आला सुनते सुनते सब हजम हो जाती थी। एक आध मूली खा लेना, तेरी सारी पूरियां हजम हो जाएंगी चुटकी मारते में। बेटा विश्वनाथ,
तेरा तो हलवा ज्यों का त्यों पड़ा है। भाई करूं क्या माँ जी, हाजमा ठीक नहीं है, किस पेट में खाऊं? खाएगा तो अपने ही पेट में, और किसी दूसरे शहर वाले के पेट में तो नहीं। तू भी बेटा एक आध मूली खा लेना, सारा हाजमा ठीक हो जाएगा। आज पर्वतिया तूने 100 बरस में एक बुद्धि की बात कही है। अब मेरा मुंह ना खुलवाओ काशी के बापू। अरे तू भी कह डाल पर्वतिया, यही के बुद्धि का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? बुढ़ापे में बच्चों के सामने ठठोली सूझी है। अच्छा भगवान, मैंने अपने मुंह में 64 ताले लगा लिए। अब जो एक आध शब्द भी कहूं तो चोर की सजा वो मेरी सजा। ए काशी के बापू। क्या काशी की माँ? मैं बताऊं दादाजी, अगर आप मुझे माफ कर दें तो। कह डाल बेटा। वह मसल क्या है दादाजी, रस्सी जल गई। एक ठन नहीं गई है ना? हाँ दादाजी, आपके तो बहुत मसल आती है, मुझे भी कुछ सिखा दीजिए ना। तू तो खुद ही सीख लेगा बेटा, आज तो सचमुच तूने मेरे कान काट लिए। यह भी मसल है ना दादाजी? और क्या फसल है बेटा ये राजू? ठीक है दादाजी, फसल तो खेत में होती है, जैसे मूली की फसल, बाजरे की फसल, गेहूं की फसल, हलवे की फसल। हलवे की फसल? अरे राजू बेटे, हलवे की फसल नहीं होती बेटा। तो फिर दादाजी हलवा कहाँ से आता है? ये अपनी दादी जी से पूछ। शाबाश बेटा, सब बात खत्म कर दिया। जी हाँ दादी माँ, सब खत्म कर दिया, वरना आप नाराज होती। मैं पूछता हूँ दादी जी, हलवे की फसल नहीं होती क्या? नहीं बेटा नहीं, पहले आटे की तरह रवा बनाना पड़ता है, फिर उसे कढ़ाई में भूनने के बाद उसमें शक्कर और मेवा डालनी पड़ती है, तब हलवा बनता है। कल देख लेना। सच? मुझे दिखाओगी ना? कल तेरी अम्मा और चाची हलवा बनाएंगी ना, तब बनते देख लेना। थोड़ा मुझे हलवा और दो ना दादी जी। थोड़ा क्यों, जितना भाई है उतना ही ले ले। अरे कितना सारा हलवा डाल दिया। तू भी आधी मूली खा लेना, आला सुनते सुनते सब हजम हो जाएगा बेटा। जैसा आप कहें। आला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, हाथी उपजे कदली वन में घोड़े काबुल और कंधार। सुरमा उपजे गढ़ महोबे में कमर में बांधे 2 तलवार, हमें न मरियो हमें न मरियो हम परदेसी संत कहाए, बांगन आए खैमन में इतने में चलन लगी तलवार। बेटा जमीन तो उतनी की उतनी है, बल्कि प्राणी दूने, इसका कोई रास्ता भी है? हाँ पिताजी, गांव के महाजन से ऋण लेकर और जमीन खरीदी जा सकती है। उसका ब्याज मालूम है भैया कितना होगा? मूल से साल भर बाद 10 गुना, इन्हें 1000 के 10,000 बन जाएंगे। पिताजी, आपकी बहू के कुछ गहने हैं, क्यों ना उन्हें गिरवी रखकर। बहू रानी के वो गहने लौट के नहीं आएंगे भैया, ये निश्चित जान लो। घर का सोना चांदी बेचना नहीं चाहिए, बल्कि और खरीद के घर में डालना चाहिए, समझे बेटा? ये बात तो पिताजी 16 आने ठीक है, कोई रात बेरात जरूरत आन पड़े तो किसका मुंह ताकेंगे? महाजन से ऋण ना लिया जाए, गहने गिरवी ना रखे जाएं, तो दूसरी जमीन का पट्टा क्या हमें स्वयं भगवान पेश करेंगे आकर? इसका भी रास्ता है भैया, मैं बतलाता हूँ। तो जल्दी बताना डाल। पिताजी और माँ जी, तुम लोग गांव में रहते हो, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं है कि आजकल उचित ब्याज पर हमारी सरकार भी काश्तकारों को ऋण देती है। सरकारी ऋण? यानी दिल्ली भागो, अफसरों को खिलाओ पिलाओ और धक्के खाओ? नहीं पिताजी, किसी को ना दिल्ली जाने की जरूरत है, न सरकारी अफसरों को रिश्वत देने की बात है। फिर? बल्कि लखनऊ में जाकर बैंक में अर्जी करनी पड़ेगी। महीने 15 दिन में ऋण मंजूर हो जाएगा। अलबत्ता उस काम में लखनऊ में 2-4 दिन जरूर लग जाएंगे। ये क्या सरकार की कोई नई योजना है? हाँ भैया, इस नई योजना के हिसाब से हम चारों भाइयों को तकरीबन 1 लाख रुपया ऋण मिल सकता है। 1 लाख में तो हम 20 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। क्या मौके की बात कही है, अपनी जमीन के पास में सरकारी जमीन है 20-25 एकड़ होगी। लेकिन पिताजी वो जमीन उपजाऊ तो है नहीं। उसे उपजाऊ बनाने के लिए ऊबड़ खाबड़ जमीन को हमवार करना होगा। उसमें थोड़े से पेड़ हैं, उन्हें बुलडोजर से गिराना पड़ेगा। तो उन पेड़ों से कुछ आमदनी भी होगी। शीशम और सागौन है एकदम इमारती लकड़ी,
उन्हें सुखाकर लखनऊ में 100 मिल में बेचा भी जा सकता है। हाँ पिताजी, उन दरख्तों से तकरीबन 20,000 की आमदनी हो सकती है। फिर देर का है कि कल ही शहर चले जाओ ना। हाँ, कल ही जाना पड़ेगा पिताजी। तुम भी चलो विश्वनाथ, शहर में 1 से 2 हों तो कुछ और सहूलियतें हो जाती हैं। मैं भी चलूंगा भैया। बैंक के कागजात तैयार करने पड़ेंगे। कोई वकील तो नहीं रखना पड़ेगा? कोई मुकदमा थोड़े ही है पिताजी। बैंक के अफसर बहुत भले हैं, हम जैसे कस्बों से आने वालों की पूरी मदद करते हैं, उन्हें हिसाब किताब समझाते हैं। पिताजी और चाचा जी, मुझे भी ले चलोगे ना? नहीं बेटा। अरे क्यों नहीं, अभी से राजू नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? राजू बेटे तुम भी जाना। 2 दिन का खाना मैं साथ में बांध दूंगी। हाँ। और मेरी छोटी थाली और कटोरियाँ वो भी साथ में ले जाना राजू बेटे। तो फिर मैं मन लगाकर अपना सबक याद करता हूँ। बल्कि तेरे साथ हम भी तेरा सबक दोहराएंगे। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब पश्चिम उत्तर धाए, धूमधाम फिर घर को आए। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा।